हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर मैं डील करने जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में जो कि लेबर के दौरान इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन ड्रग के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूट्रोटोनिक है, जो कि यूट्रस की टोनिसिटी को मेंटेन रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि इसी ड्रग के कारण यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और जब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस हैं यानी फीटस, प्लासेंटा, ये सब कुछ जो है ये डिलीवर आउट होता है। सो ऑक्सीटोसिन के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैं कवर करूंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो है ये नेचुरली भी हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, जो कि एक तरीके का हार्मोन होता है। तो इसका जो सिंथेसिस है ये हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, जिसमें सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो होते हैं इसको सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। एंड नर्व एक्सॉन के जरिए हाइपोथैलेमस से ये जो हार्मोन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचता है और वहां पे ये स्टोर रहता है और वहीं से रिलीज होता है। सो ये नेचुरली अकरिंग जो ऑक्सीटोसिन है ये एक नॉना पेप्टाइड है, यानी अमीनो एसिड सीक्वेंस से मिलकर बना होता है, जिसमें 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉना पेप्टाइड। सो एक तरीके से प्रोटीन हार्मोन ही होता है ऑक्सीटोसिन। सो इस ड्रग की अगर हम बात करें कि किस तरीके से सिंथेटिक फॉर्म के अंदर जो ये ऑक्सीटोसिन जिसे कि हम इस्तेमाल करते हैं लेबर के दौरान, इसका क्या काम होता है। सो सिंथेटिकली जब ऑक्सीटोसिन को हम एडमिनिस्टर करते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया कि ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये स्ट्रॉन्गर फंडस एरिया में ज़्यादा होते हैं और रिलेटिवली जो लोअर पार्ट होता है यानी सर्वाइकल एरिया वो सॉफ्ट रहता है, यानी रिलैक्स रहता है। सो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन मोर प्रोमिनेंट फंडस पार्ट में होता है और सर्वाइकल रीजन को ये रिलैक्स करता है ताकि डायलेट हो एंड देन फीटस एंड प्लासेंटा जो है वो डिलीवर आउट हो सके। तो यहाँ पर ये ऑक्सीटोसिन जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसाइज करने में, उसको बनाने में भी मदद करता है। सो इसका जो सिंथेसिस होता है ये एम्नियन जो फीटल मेम्ब्रेन होती है वहां से भी होता है, और उसी के साथ में जो डेसिडुआ है यानी जो एंडोमेट्रियम जो होती है यूट्रस की, वहां से भी रिलीज करने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन है ये कैसे काम करता है। सो लेबर के दौरान यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो होते हैं मायोमेट्रियल लाइनिंग पे ये और ज़्यादा बढ़ जाते हैं ताकि मोर अमाउंट में ऑक्सीटोसिन को रिसीव कर सकें। सो लेबर के दौरान जब इसका काउंट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर जो मायोफिब्रिल्स जो होती है, मसल फाइबर्स जो होती है, ये मसल फाइबर्स जो कि मायोमेट्रियम में प्रेजेंट है, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होता है जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर, ये रिसेप्टर जो होते हैं ये ऑक्सीटोसिन को रिसीव करते हैं। और ऑक्सीटोसिन को रिसीव करने के बाद जब ये ऑक्सीटोसिन इनसे बाइंड हो जाता है इन रिसेप्टर पे, तो इसी के साथ में ये फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है और ये फॉस्फोलाइपेज सी इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट को रिलीज करता है। इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है ये सेल के अंदर मायोफिब्रिल के अंदर प्रेजेंट जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है, जिसके कारण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो सेल के अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरऑल ऑक्सीटोसिन के इस रिसेप्टर से बाइंड होने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि कैल्शियम का जो स्टोर्ड कैल्शियम जो है वो क्या होंगे, ज्यादा अमाउंट में रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसी के साथ में ना केवल स्टोर्ड कैल्शियम रिलीज होंगे बल्कि कई वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इनका भी इन चैनल्स की भी ओपनिंग होने लग जाएगी, जिससे मोर कैल्शियम इनफ्लो होने लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर एंटर करेगा। सो ओवरऑल कैल्शियम का जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सेल के अंदर। तो यहाँ पे इस कैल्शियम के बढ़ने के कारण ये एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा, दैट इज कैल्मोड्यूलिन, और उसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा, कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पे बाइंड होने के बाद में ये अनदर एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम। और ये जो एंजाइम है ये फॉस्फोराइलेट होने के बाद मायोसिन लाइट चेन के अंदर कन्वर्ट होगा, जो कि एक्टिन फिलामेंट को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हम जानते हैं मसल के अंदर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। सो इस होल प्रोसेस के थ्रू जब एक्टिन फिलामेंट एक्टिवेट होंगे तो देयर बाय यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। नाउ नेक्स्ट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इंडिकेशन, यानी वो सारी कंडीशन जिसमें हम ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो लेबर को इंड्यूस करने के लिए मेनली इसको यूज किया जाता है। इंड्यूस करना मतलब लेबर प्रोसेस को स्टार्ट करना।
आर्टिफिशियल मीन्स से अगर हम लेबर स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज अगर नियर टर्म प्रेगनेंसी पहुंच गई है लेकिन फिर भी जो ऑनसेट है लेबर का वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आर्टिफिशियल मीन्स से कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। सेकेंडली ऑगमेंटेशन, यानी कॉन्ट्रैक्शन तो स्टार्ट हो गए लेकिन उनकी इंटेंसिटी, जो ड्यूरेशन है या जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी एडिक्वेट नहीं है कि लेबर को आगे प्रोसीड कर सकें। तो लेबर के अंदर जो लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको एक रेगुलर रिदमिक एंड रेगुलर पैटर्न के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होने चाहिए, एक एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन जितने होने चाहिए उसको अचीव करने के लिए भी हम ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। द नेक्स्ट इज, अगर यूट्राइन इनर्शिया है तो इसके अंदर हम दे सकते हैं ऑक्सीटोसिन को। और अगर हमें थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को अगर एक्टिवली मैनेज करना है, यानी हम चाहते हैं कि प्लासेंटा की डिलीवरी जो है ये 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाए, तो इसके लिए हमें ऑक्सीटोसिन देना रहेगा, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर इंटेंस के होंगे और स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ में प्लासेंटा जो है वो इजीली डिलीवर हो सकता है। और अगर वैसिकुलर मोल है यानी हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है, तो उस कंडीशन में भी उस दौरान यूट्रस के अंदर से इन सारे वैसिकुलर मोल को इवैक्यूएट करने के लिए, यूट्रस के अंदर से इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए भी हम ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो और ये सारी चीज़ें जो है वो बाहर आ सकें। अगर पीपीएच कंडीशन है यानी पोस्टपार्टम हेमरेज अगर होता है और अगर उसका रीज़न एटोनिसिटी है, यानी यूट्रस की जो टोनिसिटी है उतनी नहीं है, टोन मेंटेन नहीं है, तो अगर एटोनिक यूट्रस है यानी यूट्रस जो है वो रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो अगेन उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस को क्रिएट करने के लिए और उसकी टोनिसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर हमें अबॉर्शन प्रोसेस को इनिशिएट करना है, तो अबॉर्शन के लिए जो अदर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो होते हैं, PGE1, PGE2, इसके साथ में भी हम ऑक्सीटोसिन को दे सकते हैं। तो कंबाइनली ये प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ में ऑल कंसेप्टर्स जो भी हैं उसको बाहर निकालने में भी ये मदद कर सकता है। सो इस तरीके से हमने देखा कि इंडिकेशंस यानी कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें हम ऑक्सीटोसिन को दे सकते हैं। नाउ व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि वो सारी कंडीशन जिसमें हमको ऑक्सीटोसिन नहीं देना है। लाइक अगर ग्रांड मल्टीपैरस मदर है यानी जिसकी ऑलरेडी प्रीवियस 5 या उससे ज़्यादा टाइम डिलीवरी हो चुकी है, तो ऐसी मदर के अंदर जो यूट्राइन टोन है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, टोनिसिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, एब्डोमेन बहुत लैक्स होता है, तो ऑक्सीटोसिन जो है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है ऐसी मदर के अंदर, तो हम उसमें नहीं दे सकते हैं। माल प्रेजेंटेशन है या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है जिसके अंदर लाई अगर डिस्टर्ब्ड है, ऑब्लिक लाई है, ट्रांसवर्स लाई है, तो ये कंडीशन भी है जिसके अंदर कि हम ऑक्सीटोसिन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर फेवरेबल लाई नहीं है तो फीटस के ऊपर एक जो फीटल एक्सेस प्रेशर क्रिएट होना चाहिए जिसके जरिए जो फीटस के पार्ट्स है वो इजीली डिलीवर आउट हो सके, वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहे हैं लेकिन फेवरेबल पोल नहीं होगा जो कि नीचे है, जो कि एक प्रेशर क्रिएट करे एंड देन वो डिलीवर आउट हो सके। सो अनफेवरेबल लाइज, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, इनके अंदर भी हम नहीं दे सकते हैं। अगर मदर के अंदर ऑलरेडी हार्ट डिसऑर्डर्स हैं, अगर हार्ट डिजीज है तो ये जो ड्रग होती है इसकी ऑलरेडी एंटी डायरेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी मोर वाटर रिटेंशन एबिलिटी होती है, जिसके कारण वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। सो अगर हम इस ड्रग को अगर ऐसी मदर्स के अंदर देंगे तो एक हाइपोटेंशन ऐसी मदर के अंदर क्रिएट हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, फ्लो डिस्टर्ब होने के कारण टैकीकार्डिया हो सकता है मदर के अंदर। तो हार्ट डिसऑर्डर अगर ऑलरेडी है मदर को तो उसके अंदर हम ये ड्रग नहीं देंगे। फीटल हार्ट रेट अगर रीएश्योरिंग नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इतने स्ट्रांग होते हैं कि प्लासेंटल फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फ्लो जो है वो फीटस तक एडिक्वेटली नहीं पहुंच पाता है। सो फीटस पार्ट के अंदर अगर फ्लो डिस्टर्ब्ड है, गुड अमाउंट में ब्लड जो है वो बेबी तक नहीं पहुंच रहा है, तो फीटल हार्ट रेट में भी कई ऑल्ट्रेशन देखने को मिल सकते हैं, कई बदलाव हो सकते हैं। सो अगर फीटल हार्ट रेट अगर एडिक्वेट नहीं है, हम रीएश्योर नहीं है कि ये सही है, तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन या फिर ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस ड्रग को हम कौन से रूट से दे सकते हैं और इसके क्या डोजेजेस हो सकते हैं। तो इस ड्रग को हम कभी भी ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं,
क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अमीनो एसिड सीक्वेंस से मिलके मेनली बनी होती है, प्रोटीन कंटेंट होता है। सो अगर ओरल रूट से अगर हम देते हैं तो गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। सो इसकी उतनी एफिकेसी नहीं रहेगी, उतना इफेक्टिवली ये वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर जो हम रूट जो यूज़ करते हैं वो इंट्रामस्कुलर हो सकता है और आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगेन आईवी बोलस भी हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है एंटी डायरेटिक हार्मोन की तरह, जिसके कारण वाटर रीअब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। वाटर अगर रिटेंशन होगा तो हाइपोटेंशन ये क्रिएट करेगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा जिसके कारण कार्डियक एक्टिविटी बढ़ सकती है, टैकीकार्डिया मदर के अंदर हो सकता है, कॉमा कन्वर्जेंस देखने को मिल सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। सो वाटर रिटेंशन एबिलिटी होने के कारण इस ड्रग को हम आईवी बोलस, डायरेक्ट आईवी भी हम नहीं दे सकते हैं। सो आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू, यानी हमें कोई सोल्यूशन यूज करना होगा जिसके अंदर इसको डाइल्यूट करके देन हम इन्फ्यूजन के थ्रू, इन्फ्यूजन सेट के जरिए ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो ये जो ड्रग है नॉर्मली एम्प्यूल और वायल दोनों के अंदर अवेलेबल होती है और जो सबसे कॉमन सिंथेटिक फॉर्म है ये पिटोसिन या सिंटोसिनॉन फॉर्म में होता है। तो 1 ml एम्प्यूल के अंदर भी अवेलेबल होता है जिसमें 10 यूनिट्स होते हैं और 10 ml वायल के अंदर भी अवेलेबल होता है जिसमें 100 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। तो अगर हम सिंपल कैलकुलेशन की बात करें तो एक यूनिट के अंदर 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इसको हमको इन्फ्यूजन के थ्रू देना होता है। तो बेसिकली जो सॉल्यूशंस और जो डाइल्यूएंट सॉल्यूशन जो यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम डिजोल्व करते हैं इसको, ये जो यूज़ करते हैं ये हमेशा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होने चाहिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन भी होना चाहिए, जैसे कि है RL और NS। इसके अंदर हम प्लेन डेक्सट्रोज सॉल्यूशन को भी नहीं लेंगे क्योंकि अगर प्लेन डेक्सट्रोज लेते हैं तो जो डेक्सट्रोज है, ग्लूकोज जो है वो बॉडी यूटिलाइज कर लेगी और प्योरली सिर्फ वाटर बच जाएगा। तो अगेन वाटर रिटेंशन होगा जिसके कारण वाटर इंटॉक्सिकेशन सिम्टम्स मदर के अंदर देखने को मिल सकते हैं अगर ये इसका जो इन्फ्यूजन है अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया जाए। तो यहाँ पे लो डोज के साथ में भी मदर के अंदर ड्रग को जो है इन्फ्यूज़ की जा सकती है या फिर हाई डोज के साथ में भी। सो लो डोज रेजिम अगर मैं बात करूँ तो लो डोज के अंदर हम इसका प्रिपरेशन अलग अलग वे में कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक यूनिट को अगर लेती हूँ और एक यूनिट को अगर 500 ml RL के अंदर अगर मिलाती हूँ तो जैसे मैंने बताया कि एक जो इंटरनेशनल यूनिट है वो 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होती है। सो 500 ml के अंदर ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, दैट इज 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा। सो अगर 1 ml के अंदर मैं बात करूं तो 1 ml के अंदर अगर सिंपल कैलकुलेशन देखें तो 1000 डिवाइड बाय 500 यानी 1 ml के अंदर होगा 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट। और ऐसा माना जाता है कि नॉर्मली 1 ml अगर प्रॉपर इन्फ्यूजन सेट के जरिए अगर हम इन्फ्यूज करें तो 1 ml जो है ये इक्वल टू 15 ड्रॉप्स होता है। सो अगर हम मदर को 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से अगर इन्फ्यूज करते हैं तो आइडियली भी हम कितना एडमिनिस्टर कर रहे हैं, 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से। तो लो डोज की बात करें तो इसके अंदर हम 1 और 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट के हिसाब से हम इन्फ्यूज कर सकते हैं और इस ड्रग को हम 20 से 30 मिनट के अंदर वापस से क्या कर सकते हैं, इसका डोज बढ़ा सकते हैं अराउंड 1 से 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से। सो ये सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर 1 ml के अंदर 2 मिली यूनिट हो रहे हैं तो यानी हम 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से मदर को इन्फ्यूज कर रहे हैं। और अगर हमें ड्रॉप पर मिनट बढ़ाना है यानी 30 ड्रॉप पर मिनट करना है यानी आइडियली हम 1 नहीं बल्कि 2 ml इन्फ्यूज कर रहे हैं और उसका डोज कितना होगा, दैट इज 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट। और इसकी जगह अगर हमें 4 ml मदर को इन्फ्यूज करना है यानी 4 ml का मतलब कितना है, 8 मिली इंटरनेशनल पर मिनट। और 8 के लिए इन्फ्यूज करने के लिए हमको कितने ड्रॉप पे सेट करना होगा, दैट इज 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से मदर को इन्फ्यूज करना होगा। तो इस तरीके से हम डोज को 1 से 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हर 20 से 30 मिनट के अंदर डोज को बढ़ा सकते हैं। सो 15, 30 और 60 इस तरीके से हम ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से डोजेस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आइडियली ये माना जाता है कि अगर हमें इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस मदर के अंदर लेके आना है, इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि
गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिसके ज़रिए फीटस डिलीवर होना है, उसके लिए 10 मिनट के अंदर आइडियली 3 कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए, जो कि मॉडरेट इंटेंसिटी के होने चाहिए। यानी एक कॉन्ट्रैक्शन जो है ये अराउंड 40 से 45 सेकंड तक लास्ट होना चाहिए। सो अगर इतना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ऐसे 3 कॉन्ट्रैक्शंस अगर 10 मिनट के अंदर होते हैं तो ये काफ़ी हैं कि वो फीटस को डिलीवर आउट कर सकें। तो जब हम 2 यूनिट को 500 ml के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये अराउंड हो जाता है 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट। यानी अगर 1 ml की बात करें तो 1 ml में 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स होंगे। तो अगर हम 1 ml इन्फ्यूज़ करते हैं यानी 15 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से अगर इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट हम 1 मिनट के अंदर इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, और इसी रेट पे हम इसको क्या कर सकते हैं, एस्केलेट कर सकते हैं 20 से 30 मिनट के अंदर। सो आइडियली अगर हम एक मदर को 16 मिली इंटरनेशनल यूनिट 1 मिनट के अंदर इन्फ्यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी होता है कि वो 10 मिनट के अंदर उसके अंदर 3 कॉन्ट्रैक्शन अचीव हो जाए। सो 16 मिली इंटरनेशनल यूनिट कैसे हो सकते हैं कि जब 2 यूनिट को हम 500 ml RL के अंदर मिक्स करेंगे, तो अगर उस मदर के अंदर 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से अगर हम इन्फ्यूज़ करते हैं, यानी 4 ml अगर हर मिनट के अंदर इन्फ्यूज़ करते हैं तो वो अराउंड मदर के अंदर 16 मिली इंटरनेशनल यूनिट हर मिनट के अंदर मदर के अंदर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़ होगा। तो इस तरीके से हम इन्फ्यूजन सेट और ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से मदर के अंदर ऑक्सीटोसिन को इन्फ्यूज़ करेंगे। सो दीज आर दी मेथड्स जिसके ज़रिए हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंड ये जो ड्रग होती है इसका जो हाफ लाइफ है ये 3 to 4 मिनट का होता है। यानी अगर इस इन्फ्यूजन को हम बंद कर दें तो 3 से 4 मिनट के अंदर ही इसका जो डोज है वो प्लाज्मा के अंदर आधा रह जाएगा, जिसके कारण इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो पाएंगे। सो अगर हमें कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी को बनाए रखना है तो इन्फ्यूजन भी लगातार रहेगा। वी कांट स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली। एंड ये जो ड्रग है इसका स्टोरेज हमें अराउंड 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर ये ड्रग स्टोर होगी तो उसकी एफिकेसी, उसका जो इफेक्टिवनेस है उतना नहीं हो पाएगा। सो इसलिए इसको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे साइड इफेक्ट की। अगर हम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन जो है अगर ये बहुत ज़्यादा रेट पे करते हैं, फ्लो रेट ज़्यादा है, ड्रॉप पर मिनट ज़्यादा है, तो इसके बैड इफेक्ट के कारण क्या हो सकता है, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है, यूट्रस बहुत ओवर एक्टिव हो सकता है, जिसके कारण जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हमें चाहिए 40 से 45 सेकंड के, वो बढ़ के कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 60 सेकंड्स के अराउंड हो सकता है। यानी एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 60 सेकंड तक परसिस्ट कर सकता है। सो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस हो सकता है। और उसी के साथ में टैकीसिस्टोल, यानी जो फ्रीक्वेंसी है कॉन्ट्रैक्शन की, जो नॉर्मली हमको 3 कॉन्ट्रैक्शन चाहिए 10 मिनट के अंदर, ये भी बढ़ के 5 से 6 कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं इन 10 मिनट्स। और उसी के साथ में अगर ग्रांड मल्टीपैरस मदर है, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है, और या फिर माल प्रेजेंटेशन है जिसमें कि कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बट स्टिल अगर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन करते हैं तो ऐसी मदर के अंदर इवन यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस भी रहते हैं। देन जैसा मैंने बताया कि इसकी जो प्रॉपर्टी है ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन से काफ़ी सिमिलर है, यानी इसमें वाटर रिटेंशन एबिलिटी होती है। सो अगर सपोज आईवी बोलस अगर देते हैं या फिर डेक्सट्रोज सॉल्यूशन के साथ में अगर एक्सीडेंटली अगर ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन किया जाए या फिर ओवर यूज़ किया जाए तो उसके कारण वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, फ्लूइड का ओवरलोड हो सकता है, और इसी के साथ में ये ट्रांजिएंट वैसोडाइलेशन में भी हेल्प करता है। ब्लड वेसल्स डायलेट हो सकती है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, कार्डियक एक्टिविटीज इंक्रीज हो सकती है, टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, एंड कॉमा कन्वर्जेंस ये भी देखने को मिल सकता है। तो वाटर इंटॉक्सिकेशन के बहुत सारे इफेक्ट मदर के अंदर देखने को मिल सकते हैं अगर ऑक्सीटोसिन का बहुत प्रोलॉन्ग यूज़ किया जाए। इवन फीटल हार्ट रेट जो है ये डिस्टर्ब हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, टैकीसिस्टोली होगी, ओवर स्टिमुलेट होगा, तो उसके कारण कंप्रेशन के कारण क्या हो सकता है, प्लासेंटल फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होगा, और फ्लो एडिक्वेटली नहीं होने के कारण फीटल हार्ट रेट फ्लक्चुएट हो सकती है, डिक्रीज हो सकती हैं, और इवन इतना सीवियर हो सकता है कि इवन फीटल डेथ भी हो सकती है। सो दीज आर सम साइड इफेक्ट जो कि मदर और फीटस के अंदर देखने को मिल सकते हैं अगर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन प्रोलॉन्ग टाइम के लिए या फिर ओवर यूज्ड हो। तो क्या नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग इंटरवेंशन हम कर सकते हैं जब एक मदर के अंदर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन हो रहा है? तो
तो सबसे पहले जब मदर के अंदर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन अगर है तो हमें प्रॉपरली कितना डोजेज है, इन्फ्यूजन रेट क्या है, कितने ड्रॉप पर मिनट पे सेट है, ये हमको प्रॉपरली चेक करना ज़रूरी है। सेकेंडली, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन के साथ में लेबर प्रोग्रेशन को भी ध्यान देना ज़रूरी है कि लेबर में क्या प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि इतने इन्फ्यूजन के बाद भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। सो लेबर प्रोग्रेशन हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को देख के कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन एटलीस्ट 10 मिनट के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्शंस होने चाहिए जो कि मॉडरेट इंटेंसिटी की हो। देन उसके साथ में सर्विक्स डायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सर्वाइकल डायलेटेशन, फीटस का डिसेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी लेबर के प्रोग्रेशन के साथ में हम देख सकते हैं। सो ऑक्सीटोसिन का मेन इस्तेमाल ही हम इस वजह से कर रहे हैं कि लेबर प्रोग्रेस हो। सो अगर ये नहीं हो रहा है तो हमें इसको भी चेक करना है। एंड इन 15 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स हमें फीटल हार्ट रेट भी चेक करना है कि ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन से फीटल हार्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। कोई बैड इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फीटल हार्ट रेट जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन हम स्टॉप भी कर सकते हैं बाय द डॉक्टर्स ऑर्डर, और इवन जो फ्लो रेट है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन के साथ में देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इस लेक्चर के जरिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट यूट्रोटोनिक ऑक्सीटोसिन को देखा जो कि सिंथेटिक फॉर्म में पिटोसिन एंड सिंटोसिनॉन फॉर्म में अवेलेबल होती है, और इसके अंदर हमने मोड ऑफ एक्शन, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड रूट एंड डोजेजेस, साइड इफेक्ट्स एंड नर्सिंग इंटरवेंशन को देखा। थैंक यू।